Assalamu alaikum everyone. This is Mohammed Muzammil Munaf from the platform of IQ School of Finance. स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के अंदर हमने दो तरीके की बात की थी। एक हमने कहा था कि हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करेंगे, जिसमें हमारे पास पेस्टल एनालिसिस है, पोर्टर्स 5 फोर्सेस है, पोर्टर्स डायमंड है। लेकिन दूसरी तरफ हमने बात की थी कि हम इंटरनल अपना कंपनी ज़ाती अपना एनालिसिस भी करेगी। वहाँ पर प्राइमरीली दो चीज़ें आती हैं। एक आ जाता है आपका कैपेबिलिटी एनालिसिस और दूसरा आ जाता है वैल्यू चेन एनालिसिस। और फिर आखिर में हमने कहा था हम स्वॉट को भी इसके अंदर देखेंगे, लेकिन स्वॉट की ज़ाहिर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आती हैं इंटरनल एनालिसिस से और अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स आती हैं एक्सटर्नल एनालिसिस से। जब ये दोनों एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर आप फाइनली अपना स्वॉट एनालिसिस वहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। कैपेबिलिटी एनालिसिस के अंदर थोड़ा सा हमें समझने की कोशिश करनी है कि कंपनी अपने आप को कैसे एनालाइज करती है। देखिए, कंपनी अपने आप को एनालाइज इस तरह से करती है कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं और उन रिसोर्सेज से हम कैसी कॉम्पिटेंसीज बिल्ड कर सकते हैं, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं जिसमें हम इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यू कैन से कि कैपेबिलिटी को आप लार्जली दो जगह पे ब्रेक कर दें, एक रिसोर्सेज के अंदर, दूसरा कॉम्पिटेंसीज के अंदर। हमारे पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपनी बात करूँ तो हाथ, पैर, आंखें, गला, आवाज़, ये सारे मेरे रिसोर्सेज हैं। लेकिन उससे मेरे कॉम्पिटेंस क्या पैदा की है? कॉम्पिटेंस ये पैदा की है कि मैं टीच कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं किसी चीज़ को लेकर गाइड कर रहा हूँ। यही सारे रिसोर्सेज आपके पास भी हैं, लेकिन इन्हीं रिसोर्सेज से गालिबन शायद आप किसी रिसर्च में बहुत अच्छे हैं, आप ऑफिस के किसी काम में जो है वो बहुत अच्छे हैं, आप कोई एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर बहुत अच्छे हैं, आप में से कोई है वो डेटा एनालिटिक्स में बहुत अच्छा है, आप में से कोई है वो टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा है। तो रिसोर्सेज हम सबके पास हैं, लेकिन हमने अलग अलग तरीके की अलग-अलग तरीके की कॉम्पिटेंसीज बिल्ड की हैं। दिमाग एक रिसोर्स है, सबके पास मौजूद है, जहन एक रिसोर्स है, अकल एक रिसोर्स है, सबके पास मौजूद है। लेकिन हर किसी ने उस अकल का इस्तेमाल करके अलग-अलग तरीके की कॉम्पिटेंसीज बिल्ड की हैं। कोई किसी काम में अच्छा है, कोई किसी काम में अच्छा है। बिल्कुल इसी तरीके से पर्टिकुलर प्लांट, मशीनरी, लेबर, ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज में आती हैं, लेकिन आप इनको इस्तेमाल करके क्या चीज़ क्रिएट करते हैं, इसे कॉम्पिटेंस या कैपेबिलिटी कहा जाता है। प्राइमरीली कैपेबिलिटीज़ को या कॉम्पिटेंसीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक है थ्रेशोल्ड, दूसरा है स्ट्रेटेजिक। अब थ्रेशोल्ड और स्ट्रेटेजिक को समझने की कोशिश करते हैं। देखें, थ्रेशोल्ड का मतलब है वो बेयर मिनिमम रिसोर्सेज जो सबके पास अवेलेबल हैं, ऐसी बेसिक रिसोर्सेज जो होनी ही होनी है किसी के भी पास। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज होती हैं जो आपके कंपेटिटर्स फाइंड वेरी हार्ड टू कॉपी। आपके कंपेटिटर्स उनको आसानी से कॉपी नहीं कर पाते, आसानी से उनको जो है वो अपने पास अडेप्ट नहीं कर पाते। वो आपकी अपनी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी होती है जो आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, आपका उसके ऊपर कंट्रोल और आपका उसके ऊपर जो है वो चीज़ें मरल जो है वो बहुत अच्छी है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। दो कंसल्टेंट्स हैं, दोनों अपनी कंसल्टिंग फर्म रन कर रहे हैं, दोनों के पास एक बेसिक ऑफिस, एक क्वालिफिकेशन, कुछ अच्छा स्टाफ और टीम जो है वो मौजूद है। ये बेसिक कैपेबिलिटीज़ हैं, बेसिक रिसोर्सेज हैं जो दोनों के पास मौजूद हैं। दोनों को कंसल्टिंग का बेसिक आइडिया है कि जी क्लाइंट का एक प्रॉब्लम है, हम इस चीज़ में अच्छे हैं, हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मिसाल के तौर पे आप ले लें, दोनों सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, कंसल्टेंट हैं, फ्रीलांस काम करते हैं, दोनों कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करते हैं। एक बेसिक ऑफिस, एक डेवलपमेंट की टीम, क्वालिफिकेशन, नॉलेज, एक्सपर्टीज, ये दोनों के पास मौजूद है। लेकिन स्ट्रेटेजिकली जो पहला वाला है वो कम्युनिकेशन में आउटस्टैंडिंग है। वो क्लाइंट के मसले को बहुत अच्छे तरीके से समझता है, उसे एनालाइज करता है, क्लाइंट के शूज़ में अपने फीट जो है वो डालकर देखता है, अपने पैर डालकर देखता है, अपने आप को उनकी पोजीशन में ले जाता है और एनालाइज करता है कि इनका प्रॉब्लम क्या है और उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। जबकि जो दूसरा कंसल्टेंट है वो क्लाइंट की प्रॉब्लम को इतना अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। बेसिक सोल्यूशन पे काम कर लेगा, लेकिन जहाँ एक्सटेंडेड काम की ज़रूरत आएगी वो इतना अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता कि एक्चुअली उसे क्लाइंट को मसला क्या आ रहा है और उसका क्लाइंट चाहता क्या है। आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सा कंसल्टेंट सक्सेसफुल होगा? सर वही जो कम्युनिकेट अच्छा कर रहा है, जो समझ रहा है अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को और उसकी कोर प्रॉब्लम को जाके सॉल्व कर रहा है, चाहे उसके स्कोप में है या नहीं है। यह है स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी। ये सबके पास नहीं होती, हर कोई इसे जो है वो कॉपी नहीं कर सकता, हर कोई इसको जो है वो डेवलप नहीं कर सकता। सर ये तो बहुत ही ज़्यादा आपने जो है वो क्लीशेड सी एग्जाम्पल दे दी। आए मैं ज़रा आपकी तरीके की एग्जाम्पल दे देता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले जो है वो यूट्यूब का एक डिस्कशन चल रहा था, तो उसमें मैंने एक बात डिस्कस की जो लोगों ने उससे एग्री किया। लेकिन दो तीन तरीके के मशहूर कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मैं दो की एग्जांपल ले लेता हूँ। एक आपके पास जो है वो जुनैद अकरम साहब हैं, हमारे गंजी स्वैग, और दूसरे आपके पास जो है इरफान जुनी जो है। पाकिस्तान में दो मशहूर यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इनकी एग्जांपल ले लेते हैं। कैमरा, लाइट्स, स्टूडियो, रिकॉर्डिंग करना, बोलना, ये दोनों को आता है।
दोनों ही काम कर सकते हैं, दोनों की अपनी अपनी ये बेसिक रिसोर्सेस, बेसिक कॉम्पिटेंसेस, बेसिक कैपेबिलिटीज हैं, मौजूद हैं। लेकिन दोनों को क्या चीज़ डिफरेंशिएट करती है? अगर मैं जुनैद अकरम की बात करूं, द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग इज़ वेरी ब्यूटिफुल। बहुत ज़बरदस्त स्टोरी टेलिंग का तरीका है। पहले एक बात करेंगे, फिर उससे दूसरे को कनेक्ट करेंगे, तीसरे को कनेक्ट करेंगे, प्रॉपर साउंड आ रहा होगा, फुटेजेस आ रही होंगी। एक स्टोरी टेलिंग का आर्ट बहुत अच्छा है। कहानी को शुरू करेंगे, आपका दिल करेगा सुनते चले जाएं। लेकिन फानजुनी की वीडियोस के अंदर बहुत ज़्यादा आपको तंज नहीं नजर आएगा, बहुत ज़्यादा आपको ह्यूमर नहीं नजर आएगा, कॉमेडी नहीं नजर आएगी, वल्गैरिटी नहीं नजर आएगी, वाहियात कोई बात नहीं नजर आएगी। लेकिन जो हमारे ये जो गंजी स्वैग साहब हैं, जुनैद अकरम, ये बहरहाल मशहूर हैं अपने ताना तंज के लिए, अपनी कॉमेडी के लिए, अपने सटायर के लिए। वो जिस तरीके से तंज करते हुए बहुत सारी बातों को हाईलाइट करते हुए चले जाते हैं, लोगों को ये पसंद आता है। अब देखो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक कॉम्पिटेंस, बोलने का अंदाज, कैपेबिलिटी, कैमरा फियर ना होना, ये दोनों को आता था। लेकिन आउटशाइन कौन किस कैपेबिलिटी के अंदर कर रहा है? जो उनकी अपनी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है, जिसमें वो अच्छे हैं। तो इसी तरीके से कंपनीज को भी एनालाइज करना होता है। भाई ये कंपनी है, वो भी फ्रूट का जूस बनाती है, दूसरी कंपनी है, वो भी फ्रूट्स का जूस बनाती है, दोनों कॉम्पीट कर रहे हैं। एक कंपनी है, वो भी जो है डिटर्जेंट या सर्फ वगैरह इस तरह की चीज़ें बनाती है, वॉशिंग पाउडर बनाती है, दूसरी कंपनी में बनाती है। लेकिन कैपेबिलिटीज़ के एतबार से ऐसा क्या है जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, जो बहुत ज़्यादा अलग है, जो और लोग कॉपी नहीं कर पा रहे और लोग वहाँ तक जो है वो नहीं पहुँच पा रहे? कुछ कैपेबिलिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से एक कंपनी दूसरी कंपनी को आउटशाइन कर देती है, दूसरी कंपनी को आउटवे कर देती है। बहुत ज़्यादा ये पर्टिकुलर एंगल जो है वो स्टडी करने वाला होता है, देखने वाला होता है कि कंपनी की पर्टिकुलर कैपेबिलिटी उसे आगे कैसे लेके जा रही है। आप स्टारबक्स को देखें, स्टारबक्स बहुत ज़्यादा मशहूर इसलिए हुआ क्योंकि उनके पास एक अच्छी कैपेबिलिटी ये थी कि वो अपने कस्टमर्स से कनेक्ट बहुत अच्छा कर जाते थे, बहुत अच्छा कनेक्ट कर जाते थे। कैसे कनेक्ट कर जाते थे जी? आपने देखा होगा वहाँ पर एक कल्चर है कि जब आपकी जब कॉफ़ी रेडी होती है तो वो आपको आपके नाम से बुलाते हैं, एग्जैक्ट नाम लेते हैं और आपके नाम से कॉल करके आपकी कॉफ़ी को जो है वो आपको हैंड ओवर करते हैं। ये आदत या ये एट्रीब्यूट जब उन्होंने स्टार्ट किया, कनेक्टिविटी स्टार्ट की लोगों के साथ, तो वो बड़ा अच्छा हो गया। आज आप देखें, स्टारबक्स एक बैंक बन चुका है, अमेजॉन एक बैंक बन चुका है। बैंक बन चुका है, ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि अमेजॉन और स्टारबक्स के कस्टमर्स को एक वॉलेट सिस्टम दे दिया गया है जिसमें वो अपना अमाउंट टॉपअप करवा लेते हैं और फिर उस टॉपअप से डेली बेसिस पे प्रोडक्ट्स या कॉफ़ी वगैरह परचेज करते रहते हैं। अब ये जो वॉलेट में उन्होंने पैसे रखे हुए हैं, ये पैसे टेक्निकली कंपनी इस्तेमाल करती है और उसके पीछे पूरी एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की साइंस है जिससे उसके ऊपर रिटर्न जनरेट किया जाता है। जब इसके ऊपर वो रिटर्न जनरेट करते हैं तो टेक्निकली यहाँ पर क्या होता है, इनकी कॉस्ट नीचे आ जाती है और कॉस्ट नीचे आती है तो वो आगे बढ़ जाती हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर आप जो है वो एनालाइज करें मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को, एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री से कुछ चीज़ों में बहरहाल जो है वो बहुत ज़्यादा आगे होती है, उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं। अब दो कंपनीज़ हैं, दोनों वॉशिंग पाउडर्स बना रही हैं, लेकिन एक ज़्यादा कामयाब है। क्यों कामयाब है भाई? वो इसलिए कामयाब है क्योंकि उसकी प्राइसेस कम है। वो प्राइसेस क्यों कम है जी? वो इसलिए कम है कि अपनी बिजली खुद बनाते हैं। अब देखो, फैक्ट्री दोनों के पास थी, कैपेबिलिटी दोनों के पास थी, लेकिन एक ने बिजली खुद बनाना सीख लिया, सोलर से, थर्मल से, पेट्रोल से, जिस भी चीज़ से बनाया, बिजली उन्होंने अपनी खुद की प्रोड्यूस की। अब जो के इलेक्ट्रिक या वापडा अपना मार्जिन रखते थे उस चीज़ के अंदर, वो मार्जिन चला गया और इन्हें बिजली सस्ती पड़ने लगी। जब इन्हें बिजली सस्ती पड़ने लगी तो ये सीमेंट सस्ता बनाने लगे। जब ये सीमेंट सस्ता बनाने लगे तो सस्ता बेचने लगे, या सीमेंट हो गया, वॉशिंग पाउडर हो गया, इस तरह की कोई चीज़ हो गई, जब ये सस्ता बनाने लगे तो सस्ता बेचने लगे। इसकी वजह से इनको एक स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी हासिल हो गई, एक स्ट्रेटेजिक जो है वो बेनिफिट हासिल हो गया, कंपेरेटिव एडवांटेज हासिल हो गया, जिसकी बिना पर वो कहते हैं कि जी हमारी ये इंटरनल स्ट्रेंथ अच्छी है, हमारी ये बात अच्छी है, इसमें हम इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर कामयाब है। एक स्टूडेंट भी अपना ये एनालिसिस करता है। अगर एक स्टूडेंट बातचीत में बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप बिल्डिंग में बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा है, लोगों के साथ रिलेशंस बनाने में, नेटवर्क करने में बहुत अच्छा है, उस बंदे को अपना करियर सेल्स की साइड पे देखना चाहिए। नेटवर्किंग, कोलैबोरेशन, एक्सपेंशन, फ्रेंचाइजिंग, इस तरह की जो चीज़ें हैं वहाँ पर देखना चाहिए। एक स्टूडेंट है जो बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड है, हर चीज़ के बारे में पढ़ना बहुत पसंद है, फैक्ट्स को एनालाइज करना, चीज़ों को जोड़ना। अब दिमाग दोनों का है, अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, रिसोर्सेज दोनों के पास हैं, कॉम्पिटेंसीज अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। एक स्टूडेंट है वो रिसर्च में, सोचने में, एनालाइज करने में बहुत बेहतर है। ऐसे शख्स को किसी ऐसी कंपनी, ऐसी फर्म के अंदर काम करना चाहिए जो एक पर्टिकुलर स्किल के अंदर क्लाइंट्स के लिए रिसर्च करते हैं या नए नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एक बंदा है वो टीम बिल्डिंग में बहुत अच्छा है, वो अपनी टीम को बहुत अच्छे तरीके से लेकर चलता है, तो वो एक पर्टिकुलर कंपनी में एक बहुत अच्छा मैनेजर साबित हो सकता है कि वो अपनी टीम को अच्छे तरीके से लेकर चल रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से कंपनीज की भी अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं, अपनी वीकनेसेस होती हैं, उनको एनालाइज करना चाहिए। देखना चाहिए कि स्ट्रेटेजिकली वो किस चीज़ में अच्छे हैं,
क्या उन्हें प्रोडक्शन पे कमांड है, जैसे चाइना को थी, प्रोडक्शन की वजह से वो इतना मशहूर हो गया कि दुनिया भर की चीज़ें वहाँ प्रोड्यूस होती हैं। क्या वो रिसर्च, इनोवेशन, एजुकेशन और नए एक्सपेरिमेंट्स में कामयाब है, जैसे अमेरिका, यूएस को है। अगर इनको इतनी कमांड हासिल है तो आज दुनिया भर की रिसर्च, इनोवेशन और आइडियाज़ वहीं से निकलते हुए आ रहे हैं और जो है वो वहीं पर वो सारी चीज़ें होती चली जा रही हैं। क्या आपका लेबर बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है काम करने के लिए? तो जैसे फिलीपींस की एग्जांपल है, फिलीपींस के जो लेबर है बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है काम करने के लिए, बहुत ज़्यादा जो है वो विलिंग होते हैं, दुनिया भर में मौजूद हैं। दुनिया भर में जो थोड़े से लोअर तबके के टास्क हैं, लेबोरियस टास्क हैं, वहाँ पर आपको फिलीपीनी लेबर नज़र आएगा, काम करता हुआ नज़र आएगा। तो हर कंपनी को अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस का अंदाज़ा लगाना है। कुछ वो थ्रेशोल्ड कैपेबिलिटीज़ हैं, कुछ वो मिनिमम, बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड कैपेबिलिटीज और कॉम्पिटेंसीज हैं जो सबके पास है। लेकिन अगर उस कंपनी को कामयाब होना है तो वो कंपनी ऐसे प्ले करे जिसमें वो सबसे बेहतर है, जहाँ पे ऐसी कैपेबिलिटी आ रही है जो और कोई इतना जल्दी कॉपी नहीं कर सकता, और कोई इतना जल्दी उसको जो है वो आउटवे नहीं कर सकता, उसको आगे लेके नहीं देके जा सकता। यही फैक्टर्स कंपनी की कंपेरेटिव एडवांटेजेस बनते हैं। यही फैक्टर्स कंपनी को इस काबिल बनाते हैं कि वो आगे बढ़ सके और अपने कॉम्पिटिशन को आउटवे कर सकें, अपने कंपटीशन को पीछे छोड़ सकें। आप अगर सैमसंग के फ़ोन्स की किसी से बात करें तो वो बोलेंगे यार फीचर्स बहुत सारे हैं, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। कुछ फ़ोन्स की आप बात करेंगे तो बोलेंगे यार कैमरा बहुत अच्छा है। कुछ फ़ोन्स की आप बात करेंगे तो कहेंगे यार इकोसिस्टम बहुत अच्छा है, स्टाइल, लुक, जिस तरीके से वो उसको मार्केट करते हैं। एप्पल इज़ ऑल अबाउट मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट्स। वो जिस तरीके से अपने प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं कोई और मार्केट नहीं कर पाता। जिस तरह वो पोजीशन करते हैं इस तरह कोई और पोजीशन नहीं कर पाता। वो उनकी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है, उसकी वजह से वो आगे बढ़ रहे हैं। सैमसंग जो फीचर्स दे देता है, जो ऑप्शंस दे देता है, ये कर लो तो ये हो जाएगा, वो कर लो तो वो हो जाएगा, ये जो ऑप्शंस और फीचर्स की भरमार होती है सैमसंग के फ़ोन्स में, इसकी वजह से वो कामयाब है। माइट बी पॉसिबल कि शाओमी वगैरह के फ़ोन्स में भी इसी तरह का कोई फीचर हो, फंक्शन हो, किसी फ़ोन का कैमरा बहुत अच्छा हो, किसी फ़ोन की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो, किसी फ़ोन की स्पीड बहुत अच्छी हो, किसी की सिक्योरिटी बहुत अच्छी हो, किसी की फीचर्स बहुत अच्छे हों। ये स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज़ बनती हैं कि आप एक काम कौन सा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कंपनी बेहतर अंदाज से कर सकती है। अगर एक कंपनी टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है तो वो उस हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाए। एक कंपनी है वो पर्टिकुलरली वेस्टेज को मिनिमाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर है, वो अपनी कॉस्ट कम कर सकती है। एक कंपनी है वो यूटिलिटीज़ अपनी खुद बनाना शुरू कर दे, वो अपनी कॉस्ट कम कर सकती है। तो आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ में बेहतर हैं, आपकी कैपेबिलिटी कहाँ पर स्टैंड करती है, उस हिसाब से कंपनी को प्ले करना चाहिए, उस हिसाब से कंपनी को उसको लेकर जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। एक ऐसे बिजनेस को स्टार्ट करना जिसकी एक्सपर्टीज, जिसके रिसोर्सेज, जिसकी कॉम्पिटेंसीज आपके पास नहीं है, बहुत जल्द वो बिजनेस को जो है वो नाकाम कर देगी, बिजनेस को आगे नहीं बढ़ने देगी। अगर आप मिसाल के तौर पे कोई ऐसा बिजनेस करना चाह रहे हैं जिसकी कैपेबिलिटी आपके अंदर है और ऐसी कैपेबिलिटी है कि बहुत जल्दी लोग उसको कॉपी नहीं कर सकते, उसमें आगे नहीं बढ़ सकते, तो फिर उस बिजनेस के अंदर चांसेस है कि कंपनीज बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कामयाब होंगी और उसमें जो है वो एक अच्छा सक्सेसफुल नाम बनाएंगी। तो ये बेसिक थ्रेशोल्ड जिसको आप कहते हैं, थ्रेशोल्ड कैपेबिलिटीज, रिसोर्सेज, कॉम्पिटेंसीज और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज, रिसोर्सेज, कॉम्पिटेंसीज, हमने इन दोनों का कॉन्सेप्ट पढ़ा। अगर आपको स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंसीज और रिसोर्सेज की सारी बात समझ में आती है तो आप इस बात को जहन में रखें कि स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी डेवलप करने का तरीका यही है कि आप थ्रेशोल्ड से स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी की तरफ जाएं। थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज, थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसीज, वो बेयर मिनिमम बेसिक रिसोर्सेज जो सबके पास हैं, आपने भी उनको इस्तेमाल करना है, लेकिन कुछ ऐसा बिल्ड करने की कोशिश करनी है जो आपका कंपेटिटर बहुत जल्दी कॉपी ना कर सके। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल शायद आज की कॉन्टेक्स्ट में और आज के एनवायरनमेंट में बड़ी फिट बैठती है। KFC की एग्जांपल ले लें। KFC आज से कुछ साल पहले पाकिस्तान में या दुनिया भर में एक महंगा या क्लोज टू एन एक्सपेंसिव ब्रांड समझा जाता था अफोर्डेबिलिटी के एतबार से। बट ओवर द पीरियड KFC ने अपनी प्राइसेस बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज़ नहीं की, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं की। क्यों इंक्रीज़ नहीं की? क्या प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते थे वो? सर बिल्कुल कमाना चाहते थे, प्रॉफिट बिल्कुल कमाना चाहते थे। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी ये बिल्ड करने की कोशिश की कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस करते गए, और कॉस्ट रिड्यूस करने के साथ साथ उन्होंने अपना टेस्ट और क्वालिटी को मेंटेन रखा। आप देखें, आप अगर KFC का आउटलेट विजिट करते हैं तो दरवाज़ा आपने खुद खोलना है, आपको वहाँ कोई बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल नज़र नहीं आएगा। अंदर जाने के बाद आपने अपना ऑर्डर खुद प्लेस करना है, ऑर्डर प्लेस करने के बाद जब ऑर्डर आ जाएगा तो आपने उसको पिक भी खुद करना है, और इखलाक का तकाज़ा ये कहता है कि जाते हुए आपने अपनी ट्रे भी जो है वो डिस्कार्डिंग एरिया के अंदर जो है वो रख देनी है, ट्रे आपने वहाँ पे रख देनी है। तो 3-4 लेबर स्टाफ का काम उन्होंने आपसे ही लिया।
गाड़ी आपने अपनी खुद पार्क की, कोई बहुत ज़्यादा लेविश रेस्टोरेंट नहीं था कि वहाँ पे वैले पार्किंग मौजूद हो। दरवाज़ा आपने खुद खोला, ऑर्डर आपने खुद प्लेस किया, आपने अपने ऑर्डर को पिक खुद किया और एंड में जाते हुए ट्रे भी रख दी। ये सारी चीज़ें थी, इससे KFC अपनी कॉस्ट नीचे लाता गया। उन्हें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू साइड पे अपनी प्राइसेस को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं हुई। और फिर उन्होंने एक काम ऐसा किया जो गेम चेंजर था। चूँकि इतना ज़्यादा उनके टेस्ट की एक्सेप्टेबिलिटी थी, उनके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी थी, इतनी अच्छी ग्रोथ आती चली जा रही थी, उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन की, अपने पोल्ट्री फार्म्स खुद मेंटेन करना शुरू कर दिए। यानी जो बर्ड्स, यानी कि चिकन, जिस बर्ड की कंजम्पशन हो रही है KFC के अंदर, जिस चिकन को वो सेल कर रहे हैं, उसके फार्म्स उन्होंने खुद लगाना शुरू कर दिए, उसके पोल्ट्री फार्म्स को खुद मेंटेन करना शुरू कर दिया। तो क्लोज एस्टिमेशन अगर देखें तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स आर कंज्यूम्ड इन वन डे। में एक कंट्री की बात कर रहा हूँ, एक दिन में हजारों बर्ड्स की कंजम्पशन, 40-50,000 60,000 बर्ड्स KFC के लिए कोई बड़ा नंबर नहीं है। पाकिस्तान एनवायरनमेंट में उसकी कंजम्पशन हो रही है, जो बड़े ममालिक हैं वहाँ और भी ज़्यादा कंजम्पशन है। इतनी ज़्यादा बर्ड्स की कंजम्पशन, उन्हें इतनी मतलब एक वायबल सिचुएशन थी, एक फीजिबल सिचुएशन थी कि वो अपना पोल्ट्री फार्म खुद खोल लें और उसको मेंटेन खुद कर लें। तो सस्ता रॉ मटेरियल होना, वहाँ पर जो है वो कोई ऐसा इंग्रेडिएंट आपका मिल जाना जो और किसी के पास नहीं है। कोका कोला की जो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है वो उसकी रेसिपी के अंदर है, उसकी रेसिपी कोई पिक नहीं कर पाया आज तक। मतलब दुनिया के बहुत ज़्यादा जाने हुए सीक्रेट्स में से एक सीक्रेट है ये कि कोका कोला की रेसिपी क्या है। बहुत कम लोग जानते हैं उस सिरप की रेसिपी। वो सिरप बनाया आ जाता है, आपने उसे कार्बोनेटेड वाटर के साथ जो है वो मिलाना है और सर्व कर देना है एज कोल्ड ड्रिंक। उस सिरप की बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी नो हाउ लोगों को नहीं है। इस तरह के बाज़ रेस्टोरेंट्स होते हैं, वो मशहूर होते हैं कि जी उनकी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है। बेशक खाने का टेस्ट इतना ज़्यादा वो नहीं है, नॉर्मल टेस्ट है, सर्विस बहुत अच्छी है। कुछ रेस्टोरेंट्स माने जाते हैं कि जी वो बड़े क्विक है। मैकडॉनल्ड्स की एग्जांपल ले लें, आपने दी फाउंडर मूवी देखी होगी। इतना ज़्यादा ज़बरदस्त एक रोबस्ट सिस्टम उन्होंने बना दिया था कि 2 मिनट 3 मिनट के अंदर आपका खाना तैयार और वो आपके पास मौजूद है। उससे उनको एक फेमस जो एक मशहूरियत है, शोहरत है, वो मिलना शुरू हुई। तो हमेशा आदमी अपनी बेसिक कैपेबिलिटीज से, बेसिक रिसोर्सेज से, कंपनी अपनी थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसेज और थ्रेशोल्ड रिसोर्स से स्ट्रेटेजिक की तरफ जो है वो मूव करता है। KFC की आप एग्जांपल ले लें, कॉस्ट को रिड्यूस करते चले गए। मैकडॉनल्ड्स की आप एग्जांपल ले लें, डिलीवरी को इंतहाई क्विक कर दिया। कोका कोला की एग्जांपल ले लें, जो सिरप है उसकी रेसिपी बहुत ज़्यादा लोग जो है वो नहीं जानते। इसी तरीके से आप पाकिस्तान में देखें, ऑलपर्स बहुत ज़्यादा जो है वो मिल्क ब्रांड्स के अंदर मशहूर है, लोग उसका टेस्ट पसंद करते हैं, क्वालिटी, पैकेजिंग, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। अगर आप वॉशिंग पाउडर वगैरह के अंदर देखें तो सर्फ एक्सेल का नाम जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। 11 मैक्स बार, कुछ प्रोडक्ट्स बहुत मशहूर हो जाते हैं, इसलिए हो जाते हैं कि उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी कैपेबिलिटी उस कंपनी की छुपी हुई होती है जो और किसी के पास नहीं है। मैग्नम आइसक्रीम का जो टेस्ट है वो आमतौर पे दूसरी आइसक्रीम का टेस्ट उस तरह से नहीं है। तो बहरहाल इन कंपनीज की एक चंद ऐसी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज़ होती हैं, कहीं पर वेस्टेज को मिनिमाइज करके, कहीं पर रॉ मटेरियल सस्ता लेके, कहीं पे बहुत अच्छी नेटवर्किंग करके, कहीं पे बहुत अच्छी मार्केटिंग करके, कहीं बहुत ज़बरदस्त सप्लाई चेन का जो है वो कंट्रोल करके। जैसे वॉलमार्ट की आप एग्जाम्पल ले लें, रोबस्ट सप्लाई चेन, इतनी ज़बरदस्त सप्लाई चेन है कि उनकी कॉस्ट बहुत कम आ जाती है। अमेज़ॉन की बात कर लें तो इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी, इतनी रोबस्ट टेक्नोलॉजी कि दुनिया भर के सप्लायर्स उस सॉफ्टवेयर के ऊपर या उस वेब के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल कर रहे हैं। उनका लीगल सिस्टम ज़बरदस्त, फाइनेंशियल सिस्टम ज़बरदस्त, ऑन बोर्डिंग सेलर्स की बहुत ज़बरदस्त, दुनिया के बहुत सारे लोग उस वेबसाइट से जो है वो परचेजिंग करते हैं। डिलीवरी सिस्टम वॉज द गेम चेंजर। अमेज़ॉन ने जो चीज़ सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली डेवलप की वो फास्ट डिलीवरी का सिस्टम डेवलप किया। इतनी तेज़ डिलीवरी करते थे वो कि दूसरे वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते थे। तो बिजनेसेस अगर थ्रेशोल्ड कैपेबिलिटीज से स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज की तरफ मूव करेंगे तो वो पर्टिकुलरली बिजनेसेस के लिए जो है वो फायदेमंद होगा। अब हर बिजनेस अपने आप को एनालाइज करे, अपनी स्ट्रेंथ्स देखे कहाँ पर है, अपनी वीकनेसेस देखे कहाँ पर है, और फिर उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करे। उनको इस्तेमाल करके एक कंपनी अपने लॉन्गर होराइजन के अंदर कामयाब हो सकती है। ये है कैपेबिलिटी एनालिसिस, कि आप कंपनी के रिसोर्सेज को समझें, कॉम्पिटेंसीज को समझें, थ्रेशोल्ड क्या है, स्ट्रेटेजिक क्या है, ये कंपनी को समझना चाहिए। आपके पास एग्जाम में अगर कोई सिचुएशन आती है, आपके पास एग्जाम में अगर कोई सिनेरियो आता है, तो उस एग्जाम सिचुएशन के अंदर, उस एग्जाम सिनेरियो के अंदर आपको यही एनालाइज करना होगा कि इस कंपनी की कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है जिसको कंपनी को इस्तेमाल करना चाहिए और आगे जाके बिल्ड करना चाहिए, या आज जो कंपनी की सिचुएशन है उनको क्या बेहतर करना चाहिए कि वो स्ट्रेटेजिकली कामयाब हो सकें। ये बहरहाल इस पूरे कैपेबिलिटी एनालिसिस का एक ओवरव्यू था। इसको आपको जो है वो अब सवालात में अप्लाई कैसे करना है ये सीखना होगा और सवालों की प्रैक्टिस करनी होगी। थैंक यू।